जो नशे हैं ना उनको मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में इस तरह से डिवाइस किया गया है कि उनका इफ़ेक्ट ह्यूमन ब्रेन के ऊपर, ह्यूमन बॉडी के ऊपर किस तरह से है। और तमाम जो ड्रग्स हैं, हुँ, उनका इफ़ेक्ट जो है वो मुख्तलिफ़ होता है। ठीक। सो ज़्यादातर जो मोस्ट कॉमनली पीपल स्टिल नो अ लिटिल बिट अबाउट, इसकी ये 2 कैटेगरीज़ हैं। एक जो है वो आपको स्टिमुलेट करती है और एक जो है वो आपको डिप्रेस करती है। ये कुछ ड्रग्स हैं जो कि फीलिंग ऑफ डिटैचमेंट होती है कि खुद की बॉडी के साथ लोगों का ठीक। एक वो डिटैचमेंट सी हो गई। हुँ, अम, इसमें भी कुछ हेलुसिनेशंस का फैक्टर भी रहता है हुँ, और इसमें बड़ा ही स्ट्रॉन्ग किस्म का पेन रिलीफ भी है इन ड्रग्स के अंदर। ठीक है। और कुछ इसमें जैसे मिसाल के तौर पे जैसे केटामीन्स होती हैं, वो हुँ, डिसोसिएटिव्स में उनको कहा जाता है ठीक। कि ये रियलिटी से आपको डिसएसोसिएट कर देती हैं। एक और भी कैटेगरीज़ हैं जिनके अंदर ड्रग्स को डाला जाता है, ठीक है। अम, जिसमें कि कुछ ड्रग्स को कहा जाता है कैटेगरी 1 ड्रग हैं, ठीक है। या कुछ मुल्कों में उसको स्केड्यूल 1 ड्रग कहेंगे। कुछ ड्रग्स को कहा जाता है कैटेगरी 2 हैं, कैटेगरी 3, 4, 5, 6 फिर वो आगे हैं। ये कैटेगरीज़ को भी थोड़ा-सा एक्सप्लेन हमें करना चाहिए कि जो कैटेगरी 1 ड्रग है ना, हुँ। वो ऐसी ड्रग्स हैं जिनकी बहुत स्ट्रॉन्ग एडिक्टिव टेंडेंसी है। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सलमान अहमद आवान है। आप इस वक्त जो प्रोग्राम देख रहे हैं उसका नाम है यू आस्क फॉर इट। आप ये प्रोग्राम बिल्कुल बराह रास्त देख रहे हैं विलिंग वेज पाकिस्तान के फेसबुक पर, यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर। और आप ये प्रोग्राम कब कब देखते हैं? डेली देखते हैं, 7 से लेकर 8 बजे तक। पाकिस्तान के 3 मुख्तलिफ शहरों से, यानी लाहौर की बारी आती है, इस्लामाबाद की बारी आती है और कराची की बारी आती है। आज चूँकि मंगल का रोज़ है, खसूसियत ये है कि मंगल के रोज़ लाहौर से आप ये प्रोग्राम देखते हैं और हमारे साथ अब्दुर्रहमान सदाकत साहब मौजूद होते हैं। अस्सलाम आप वालेकुम। चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं विलिंगवेज के, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। अब्दुर्रहमान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। साथ हमारे मौजूद डॉक्टर समीर भट्ट, आप मेडिकल ऑफिसर हैं, विलिंगवेज की टीम का हिस्सा हैं। डॉक्टर समीर, आपको खुशामदीद। थैंक यू। आज का जो हमारा टॉपिक है, नशों के हवाले से अक्सर बात होती है। और नशों का जब ज़िक्र आता है तो लोगों के ज़हनों में कुछ चंद नाम होते हैं कि अच्छा, ये अल्कोहल नशा है, या ज़्यादा सुना हुआ है तो आइस नशा है। फिर लोगों को लगता है कि सारे नशे एक ही होते हैं। सारे शायद कोई एक काम करते होंगे, या अक्सर लोगों को लगता है कि ये सारे डिफरेंट हैं। तो आज हम ये देखेंगे कि ये नशों की कोई कैटेगरी होती होगी कि ये फ़लाँ तरह के हैं, ये फ़लाँ तरह के हैं, ये फ़लाँ तरह के हैं, कोई ग्रुप होते होंगे, को मुख्तलिफ़ नाम होते होंगे। ऐसा भी नहीं होगा कि सिर्फ़ 1 या 2 होंगे। तो इसके ऊपर हम ज़रा तफ़सील से देखते हैं आज कि किस किस तरह के नशे मौजूद हैं और सबका असर क्या क्या है। अब्दुर्रहमान सदाकत साहब, नशे जो हैं यकीनी तौर पे कुछ कैटेगरीज़ में, तो इनकी मेन कैटेगरीज़ क्या सामने आती हैं कि किस तरह के नशे मौजूद हैं? अच्छा, जो नशे हैं ना उनको मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में इस तरह से डिवाइस किया गया है कि उनका इफ़ेक्ट ह्यूमन ब्रेन के ऊपर, ह्यूमन बॉडी के ऊपर किस तरह से है। और तमाम जो ड्रग्स हैं, हुँ, उनका इफ़ेक्ट जो है वो मुख्तलिफ़ होता है। ठीक। सो ज़्यादातर जो मोस्ट कॉमनली पीपल स्टिल नो अ लिटिल बिट अबाउट, इसकी ये 2 कैटेगरीज़ हैं। एक जो है वो आपको स्टिमुलेट करती है और एक जो है वो आपको डिप्रेस करती है। जबकि ये कुल मिला के कोई 7 कैटेगरीज़ हैं, अच्छा। जिनके अंदर ड्रग्स को इन डिफरेंट कैटेगरीज़ में बांटा गया कि ये इस तरह से इनके इफ़ेक्ट्स हैं। हुँ, जिसमें सबसे पहले आते हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के स्टिमुलेंट्स हैं, हुँ, स्टिमुलेंट ड्रग्स, जो कि मूड को, मिजाज को, एनर्जी को अपलिफ्ट करते हैं। फिर आते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेसेंट्स, जो इसका ऑपोजिट रोल प्ले करते हैं और वो डाउन करते हैं,
ड्राउजी करते हैं. सो दीज आर द ऑपोजिट टू स्टिमुलेंट्स. इसके बाद आपके पास एक कैटेगरी आ जाती है जो कि हेलुसिनोजेंस होते हैं. ठीक है. हेलुसिनोजेंस जिनमें कि लोगों को रियलिटी से दूर ले जाती है ये ड्रग्स. लोग हेलुसिनेट कर सकते हैं उन ड्रग्स के इस्तेमाल से जिसमें ऑडिटरी और विजुअल दोनों तरह की हेलुसिनेशंस शामिल हैं. ऐसी चीज़ों का दिखाई देना और सुनाई देना जो कि ड्रग्स से इंड्यूस हो रहा है, जो एग्जिस्ट नहीं करती हैं, तो वो हेलुसिनोजेंस कहलाते हैं. फिर आपके पास आ जाते हैं डिसोसिएटिव ड्रग्स. तो डिसोसिएट्स जिनको हम कहते हैं वो ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि लोगों को अब जब वो ड्रग का इस्तेमाल करते हैं तो उनकी बॉडी के साथ उनका जो कनेक्शन है वो उसको डिस्टॉर्ट करती है, डिसोसिएट कर देते हैं उनकी बॉडी से. ठीक. और इसमें एक पेन रिलीविंग फैक्टर भी बहुत ज़्यादा होता है. सो इसकी कुछ ड्रग्स की कुछ मिसालें हैं, वो फिर हम मेंशन करेंगे कि ये कौन सी ड्रग्स किस कैटेगरी में फॉल करती हैं. उसके बाद आपके पास पांचवी कैटेगरी आ जाती है ओपियोइड्स की. ठीक. छठी आपके पास कैटेगरी आती है कैनाबिनॉइड्स. कैनाबिनॉइड्स जो कि जिसमें THC होता है और अमूमन ये मैरिजुआना के प्लांट में पाए जाने वाली चीज़ है जिसकी एक बड़ी वाइड रेंज है इसके इफ़ेक्ट की. कैनाबिनॉइड्स जो हैं वो लोगों को सोबर अप भी कर सकती हैं, पैरानॉइड भी कर सकती हैं, डाउन भी कर सकती है, स्टिमुलेट भी कर सकती है, डिपेंडिंग ऑन what plant and what formulation it's coming from. It has effects similar to that. और फिर जो सातवीं कैटेगरी है वो है इनहेलेंट्स की कैटेगरी. ठीक. इनहेलेंट्स जो कि आप अगर इसको आम ज़बान में इसको लोगों को समझाना चाहें तो जैसे फ्यूम्स वगैरह होते हैं किसी चीज़ के अंदर, जैसे पेट्रोल के फ्यूम्स या पेंट के फ्यूम्स होते हैं, घरों में पेंट होता है जी. तो उसके असरात कुछ दिन तक आपके कमरे में रहते हैं जी. और उस फ्यूम्स को इनहेल करके लोग हाई भी हो जाते हैं. जी. जी. तो ये जो एरोसोल फ्यूम्स होते हैं जो हेयर स्प्रेज में पाया जाता है, कुछ हद तक ये परफ्यूम्स और इन चीज़ों में भी इनका इफेक्ट होता है. सो वो आती है ये सातवीं कैटेगरी. यानी जो अक्सर लोग वो जिक्र करते हैं कि पेट्रोल को सूंघ के बड़ा अच्छा लगता है. हाँ. या पेंट हो रहा हो तो बड़ा अच्छा लगता है. पॉलिश पेंट, इनके अंदर जो चीज़ें होती हैं तो ये बेसिकली इनहेल हो रहा होता है, इनहेलेंट्स होते हैं. ठीक. ठीक. इनहेलेंट्स में और भी एक दो चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड जो एक गैस है जिसे लाफिंग गैस भी कहते हैं. तो वो लाफिंग गैस जो है वो भी इनहेलेंट है. ऑक्सीजन जो है वो वैसे तो हमारे नॉर्मली इनहेल करने वाली चीज़ है इंसान के लिए, लेकिन ऑक्सीजन को भी दुनिया में कुछ जगहों पे ड्रग्स के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है. रिक्रिएशनल O2 लाउंजेस होते हैं जिसमें लोग ऑक्सीजन से भी हाई होते हैं, तो वो भी इनहेलेंट्स में आएगा. ये जो O2 ऑक्सीजन जो हम लेते हैं वो नहीं, मतलब हम तो हवा में से लेते हैं, तो ये ऑक्सीजन कोई 20 से 21% इसमें हवा में ऑक्सीजन मौजूद होती है. लेकिन जो ऑक्सीजन जो इन लाउंजेस में प्रोवाइड की जाती है ये 99% प्योर ऑक्सीजन होती है. और इसका उससे बड़ा फ़र्क होता है कि जो हवा में से लिया जाता है. इसी को ऑक्सीजन शॉट कहा जाता है. इसी को ऑक्सीजन शॉट्स कहते हैं. ठीक. जो कुछ चार्जेस के वजह जो हैं वो चंद मिनट के लिए लोगों को प्योर ऑक्सीजन दिया जाता है जिससे कि उनको हाई लाइक फीलिंग होती है. और इसके भी कुछ नुकसानात हैं, कुछ फ़वाइद हैं. दोनों चीज़ें जो हैं वो डिबेटेबल हैं क्योंकि उनके ऊपर इनफ एविडेंस नहीं है. तो ये भी इनहेलेंट में आ जाएगा. इनहेल से आप समझ गए कि समथिंग दैट यू कैन स्मेल एंड दैट्स हाउ इट गोज़ इनटू योर सिस्टम. और इसमें हमने जो मेंशन किया कि नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ऑक्सीजन शॉट्स हैं, या फिर जो है वो इथाइल क्लोराइड स्प्रे बड़ा कॉमन है इस चीज़ में. राइट. जो कि एक लोकल एनेस्थेटिक है, जैसे ऑर्थोपेडिक्स वगैरह जो हैं वो स्प्रे कर देते होते हैं ना नीज वगैरह पे. तो दैट इज़ समथिंग दैट हैज़ बीन क्वाइट प्रिवेलेंट.
तो उसको बहुत ज़्यादा लोग इनहेल करते हैं। उसके भी ख़ास इफ़ेक्ट्स हैं, जिसमें रिंगिंग नॉइजेज आ सकती हैं, उनको वॉइसेस आ सकती हैं, और एक बज़ होता है बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का। तो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इनहेलेंट्स। Right. अब So ये these 7 are how we categorize the drugs into कोई ये these 7 7 कैटेगरीज बन गई। categories. हाँ. अब इसमें यानी ये तो कुछ मोटी मोटी सी बात होगी कि ये कोई कैटेगरी है। ये जो नशे हम आम सुनते हैं, ये फिर किस किस में कैसे कैसे फॉल होंगे? यानी जैसे स्टिमुलेंट्स आप में, किसी चीज़ का कुछ जिक्र करेंगे तो हम बताते जाएंगे कि जी स्टिमुलेंट्स। स्टिमुलेंट ड्रग्स में तो बड़ी कॉमन ड्रग्स जो हमने सुनी हुई है ना, तो उनका आपको पता लग जाएगा। जैसे कि वील स्टार्ट फ्रॉम द लोएस्ट, एंड लोएस्ट में आप कह लें कि टी, कॉफ़ी, दीज आर स्टिमुलेंट्स। निकोटीन जो सिगरेट में और इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स में पाया जाता है, इट्स अ स्टिमुलेंट। ठीक है। इससे आगे स्ट्रेंथ में जाते जाएं तो फिर आगे जो है वो कोकेन जो है दैट्स स्टिमुलेंट, ठीक। स्टिमुलेंट ड्रग है। सो ये सब जो हैं वो इंसान को अपलिफ्ट करती हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। इसमें एड्रोल है, इट्स स्टिमुलेंट, और मिथाइलफेनिडेट है, रिटलिन, रिटलिन जो दैट है इज़ ऑल्सो दैट्स आल्सो स्टिमुलेंट। स्टिमुलेंट। ये स्टिमुलेंट ड्रग्स तो लोगों ने बहुत कॉमनली इनका नाम सुना होता है, तो ये स्पेशली कोकेन के हवाले से बहुत ज़्यादा जानते हैं। तो वो इंसान का सेंट्रल नर्वस सिस्टम अपलिफ्ट करती है और ये लोग जो हैं वो ज़्यादा एनर्जीज के साथ नज़र आते हैं। बहुत ज़्यादा, प्रोवाइडेड के वो उनकी नेचुरल सेल्फ क्या है, नेचुरल पर्सनालिटी क्या है। जैसे कि अगर कोई इंसान नेचुरली वैसे भी उसको बाइपोलर डिसऑर्डर है और वो उसके मैनिक फेज़ में है, और ऊपर से वो ये ड्रग्स का भी इस्तेमाल कर लेता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी में काबू से बाहर आपको नज़र आएगा। सोने पे सुहागा। कई मरतबा लोग इन डिफरेंट कैटेगरीज़ को क्रॉस करते हैं। कई मरतबा बल्कि बहुत ज़्यादा आपको ये देखने में नज़र आएगा कि लोग जो हैं वो डिप्रेसेंट्स और जो है स्टिमुलेंट्स, इनका क्रॉस करते हैं ताकि वो करते चले जाएं, उनकी कोई लिमिटेशन ना हो। मुझे कितने लोग याद आ रहे हैं, यानी कई पेशेंट्स ये बताते हैं कि रात के टाइम पे अल्कोहल का इस्तेमाल करना, फिर उसके बाद कोकीन करना, और ताकि वो वो उसका जो है काउंटर है ना, उसका एंटीडोट सा एक तरह से हो जाएगा। पकड़ में भी नहीं आता। ये एक तरह कॉमन नॉलेज नहीं है। लोगों को लगता है कि अल्कोहल जो है वो भी एक स्टिमुलेंट है, क्योंकि अल्कोहल से के साथ एसोसिएशन ये है कि शराब पी के पार्टी करना और बहुत ज़्यादा डांस करना, बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाना, वायलेंट हो जाना। झिझक ना हो। Probably because मतलब people think that it is probably because it's a stimulant, whereas it's not. Alcohol is actually a depressant, और ये जो है वो मूड को डाउन करती है, डाउनर है। और बट देन पीपल आर्ग्यू विद द फैक्ट कि फिर इसको पी के इतनी एनर्जी क्यों आ जाती है। उसके पीछे साइंटिफिक रीजंस और लॉजिक कुछ और है, क्योंकि अल्कोहल में बहुत ज़्यादा कैलोरीज पाई जाती हैं, और वो कैलोरीज़ की मकदार बेहद ज़्यादा है, और उनको हम कुछ बैड कैलोरीज़ के नाम पे कैटेगराइज करते हैं। ठीक। वो बैड कैलोरीज़ इस तरह से हैं कि वो कैलोरीज़ बॉडी ने उसी वक्त यूटिलाइज़ करनी होती हैं। अल्कोहल से हासिल की गई जो कैलोरीज़ हैं वो बॉडी में स्टोर नहीं होती फ़ैट की फॉर्म में, तो वो जितनी अंदर गई हैं वो कैलोरीज़ ने बर्न आउट होना होता है, जिसकी वजह से एक सूडो एनर्जी और एक पुश मिलता है फॉर द टाइम बीइंग। और लोगों में बहुत ज़्यादा उनके अंदर मसल्स में आपको नज़र आएगा कि बड़ी जान आ गई है, ताकत आ गई है, और वो कभी डांस कर रहे हैं, कभी लड़ाई कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, फिज़िकली वायलेंट हो रहे हैं। एंड द मोमेंट दोज कैलोरीज बर्न आउट, दे पीपल यूजुअली पास आउट। फिर वो एकदम से आपको होता है, अभी ये बंदा डांस कर रहा था, अभी एकदम से इसको क्या हुआ कि ये गिरी गया और बिल्कुल क्रैश कर गया। सो सिंस अल्कोहल इज़ एक्चुअली अ डिप्रेसेंट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेसेंट है, तो इसका जो काउंटर करते हैं लोग वो करते हैं कोकेन से। और कोकेन जो कि स्टिमुलेंट है, तो अगर किसी ने अल्कोहल की वजह से उसकी एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता अब लो हो रही है और उसको नींद आ रही है या वो पास आउट होने के करीब है और वो उस टाइम पे कोकेन कर लेता है, तो वो फिर से जाग जाएगा, और जो उसकी कैपेसिटी टू ड्रिंक है वो रीसेट हो जाएगी।
रीसेट होने के बाद वो दोबारा से उतना ही पी सकता है और वो दोबारा से और मज़ीद 2-3-4 घंटे अपना काम कारोबार जारी रख सकता है जो भी वो कर रहा है। एंड दैट्स हाउ इट द पेयर बिकम्स वेरी डेंजरस कि आप एक तरफ जो है वो डाउनर बॉडी में डाली जा रहे हैं, दूसरी तरफ से स्टिमुलेंट किया, एंड देन इट टेक्स यू टू अ वेरी लीथल कॉम्बिनेशन बन जाता है उसका। एंड देन पीपल कैन गो ऑन फॉर आवर्स एंड आवर्स, 8-9-10 घंटे। जी जी। ये बहुत कॉमन है, 12 घंटे, समटाइम्स 24 घंटे। दुनिया में ऐसे म्यूज़िक फेस्टिवल्स होते हैं जहाँ पे आपको नज़र आता है कि लोग 2-2 3-3 दिन इन चीज़ों के मिक्सचर के साथ जो है वो चलते जा रहे हैं। कोई अपना ख्याल नहीं, कोई अपनी बॉडी का, एनर्जी का, कल आने वाले दिन का कोई ख्याल नहीं। दैट्स हाउ पीपल कीप गोइंग। इन दो ड्रग्स का इस्तेमाल बहुत कॉमन पाया जाता है। ठीक, तो अब ये स्टिमुलेंट्स में आपने बताया आइस कोकेन, ये इस तरह के नाम आ गए। डिप्रेसेंट्स का भी थोड़ा सा जिक्र हो गया अल्कोहल के साथ। कोई इसमें और नाम डिप्रेसेंट्स में? मतलब मेथेम्फेटामीन इसमें आती है, ठीक, एम्फेटामीन्स इसमें आती हैं, मिथाइलफेनिडेट जिसको रिटलिन का हमने नाम दिया, ये तमाम स्टिमुलेंट्स हैं। ये सब स्टिमुलेंट्स हैं। और ये जो हैं, ये सारी चीज़ें जो लोग हैं वो अपने आप को अपनी कैपेसिटी से आगे ले जाने के लिए इन स्टिमुलेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। और डिप्रेसेंट्स में अल्कोहल के साथ? अल्कोहल के कुछ कज़न्स हैं जैसे कि बेंजोडाइज़ेपिन्स, ठीक है, जो कि बेसिकली आपके ब्रेन में जो रिसेप्टर्स हैं जी, जिनको हम बेंजोडाइज़ेपिन रिसेप्टर्स कहते हैं, ठीक, उन्हीं पर अल्कोहल भी जाकर एक्ट करती है। तो ये कुछ ड्रग्स हैं जो सिमिलर रिसेप्टर्स पे एक्ट करती हैं। और बेंजो से आपकी क्या मुराद है? ऐसी जिनको हम गोलियां जो आम कि अल्फाज में स्लीपिंग पिल्स कहते हैं, नींद वाली गोलियां? नींद की गोलियां, जेनेक्स, लेक्सोटिनल, ये तमाम बेंजोडाइज़ेपिन्स के ज़िम्मे। तो ये तो लोग अक्सर, यानी अब आप कहना चाह रहे हैं कि जो नींद की गोली है और जो अल्कोहल है वो कोई एक ही चीज़ है, बेसिकली ब्रेन यानी में आप कज़न बना रहे हैं, ये एग्जैक्टली। तो लोग हाँ जी, बुरा नहीं मनाएंगे? नहीं, ये समझने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा कि अल्कोहल जो है वो तो हम एक इलिसिट ड्रग के ज़मरे में ले आते हैं ना, हाँ, और ये कुछ मेडिसिनल ड्रग्स हैं बेंजोडाइज़ेपिन्स, और इनको भी प्रोफेशनल्स बहुत एहतियात से यूज़ करते हैं क्योंकि इनकी पेशेंट्स डिपेंडेंस डेवलप कर सकते हैं, इनकी टॉलरेंस डेवलप कर सकते हैं। और फिर जब आप किसी पेशेंट को ये स्टार्ट करवाते हैं बहुत कॉशियसली, तो इनको आपने विड्रॉ भी बहुत कॉशियसली करना होता है, अदरवाइज इनके विड्रॉल्स हो सकते हैं। तो दे कैन हैव सिमिलर इफेक्ट्स, ठीक ठीक, और इनको बहुत एहतियात से यूज़ करना पड़ता है। लेकिन इन मेडिकेशंस को भी पाकिस्तान में बहुत ओवर यूज़ किया जाता है जी, और लोग इनको प्रिस्क्रिप्शन पिल्स होने के बावजूद मुख्तलिफ ज़राए से हासिल कर लेते हैं और इनको मिसयूज़ करते हैं। तो आपने इस तरह के कई पेशेंट्स हमारे पास भी एडमिटेड देखे होंगे जी जी, जो पूरे पूरे पत्ते खा रहे हैं इन टैबलेट्स के। अब इस तरह की प्रिस्क्रिप्शन तो उनको कभी नहीं मिलेगी जिसमें वो पूरे पूरे पत्ते ले सकें। सही बात। नहीं, पूरे पत्ते पता नहीं, आपने ऐसे हमारे पास पास्ट में पेशेंट शायद नहीं देखे हुए जो पूरे पूरे पत्ते नहीं, 10 से 15 पत्ते खा रहे। बिल्कुल। और 10 से 15 पत्ते खा के गाड़ी चला के आ भी जाते थे। तो टॉलरेंस भी इतनी की डेवलप हो गई है उनकी ओवर टाइम, बिल्डअप हो के, विद नो एग्जैजरेशन, कि ये 100 से ज़्यादा गोलियां दिन में, 100-150 गोलियां खा जाते थे। शुरू 1-2 से ही हुए होंगे, जी जी, लेकिन टॉलरेंस डेवलप इतना ज़्यादा टॉलरेंस डेवलप करके तो फिर लोग ये सब करते हैं। तो ये तो कोई प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक होने वाली चीज़ें नहीं हैं। इसके अलावा इसके अंदर और भी, जैसे आप कहें कि डिप्रेशंस के अंदर जो है वो कुछ ओपियोइड्स का भी इफ़ेक्ट जो कि इससे मिलता जुलता है वो भी यहाँ पे कुछ आ जाते हैं। मॉर्फिन जो है वो भी आपकी डिप्रेशंस में ही आता है। और मॉर्फिन अगेन इज़ अ ड्रग दैट हैज़ अ मेडिसिनल यूज़ एज वेल। इसके ऊपर भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा कि दुनिया में ये जो बहुत सारी ड्रग्स हैं, इनमें से कई हैं जो कि किसी ना किसी इलाज के पर्पस से बनाई भी गई हैं जी, पर वो उनका अब्यूज़ पॉसिबल है और उनकी एडिक्शन जो है वो पॉसिबल है। तो वो इंटायरली दे आर नॉट बैड बिकॉज दे हैव सम यूज़ टू इट। अगर किसी की बड़ी कोई क्रॉनिक किस्म की सर्जरी है और उसको पेन रिलीफ देना है तो आपको नारकोटिक पेन रिलीफ ही देना पड़ेगा जी, आप ओवर द काउंटर पेन रिलीविंग ड्रग्स से काम नहीं ले सकते। लेकिन जो नारकोटिक पेन रिलीवर्स हैं दे
हैव अ स्ट्रॉन्ग एडिक्टिव टेंडेंसी, हम्म, तो उनसे बचना भी एक प्रॉब्लम है. सेम गोज़ फॉर टू सम एक्सटेंट इवन मैरिजुआना के भी कुछ मेडिसिनल पर्पसेस हैं, हम्म, some proven, some debatable. And in some parts of the world there are medicinal marijuana facilities जहाँ पे कुछ ख़ास पर्पसेस के लिए लोगों को प्रिस्क्राइब भी की जाती है. जैसे कि आई थिंक ग्लाकोमा में किया जाता है, या किसी को कैंसर के दौरान जो उनकी कीमोथेरेपी होती है उससे एसोसिएटेड जो जो नौजिया क्रॉनिक है, पेनफुल सिचुएशंस हैं, नौजिया और पेन को नम करने के लिए, क्योंकि कुछ लोगों को जो है वो कैंसर की वो आखिरी स्टेजेस पे होते हैं कि जहाँ पे उनका इलाज मुमकिन नहीं है, उनकी जान बचाना मुमकिन नहीं है, बस ये मुमकिन है कि उनको ये जो उनका बचा हुआ वक्त है वो कोई कंफर्ट में निकल जाए. लेकिन बहुत सी जो रिसर्चेस इस चीज़ के ऊपर भी काम जिनके ऊपर देखने को मिला है, उसमें बेसिकली दे आर टॉकिंग अबाउट CBD ऑयल्स जो होते कैनाबिड हैं. ऑयल. और ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है समझने के लिए कि CBD इज़ नॉट साइकोएक्टिव. ठीक. तो जो लोग हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं जो हाई के लिए marijuana यूज़ करते हैं, तो CBD डज नॉट मेक एनीवन हाई. तो उन लोगों के लिए वो मकसद ही फौत हो जाता है. तो बेसिकली इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देना कि marijuana जो है उसमें ये दो मेजर चीज़ें हैं, बिल्कुल CBD है और THC है. जी. और जो THC है उसमें है हाई करने वाला फैक्टर, साइकोएक्टिव है ये साइकोएक्टिव basically. वो है. और जो CBD है, कैनाबिड ऑयल है, वो उसमें पेन रिलीफ है. और वो जो पेन रिलीफ है उसको उसमें से एक्सट्रैक्ट करके अब दुनिया में उसकी मेडिसिन्स भी बन रही हैं. उसके ऐसे ऑयल्स एंड बाम्स बनते हैं जो कि मस्कुलर पेन्स को रिलीफ करने के लिए भी लोगों को इस्तेमाल किया जाता है कि ये CBD ऑयल है या ये CBD वैक्स है, इसको आप बॉडी पे यूज़ कर सकते हैं बिकॉज पेन रिलीफ उसमें है. और चूँकि जब लोग चर्च का इस्तेमाल करते हैं, वीड का इस्तेमाल करते हैं, उसमें दोनों पाए जाते हैं. तो लोगों को एक पेन रिलीफ वाला फैक्टर साइड पे मिल रहा होता है और हाई और यूफोरिया जो है वो अलग मिल रहा होता है. और वो उस यूफोरिया के लिए बार बार उसकी तरफ जाते हैं क्योंकि आम इंसान को इतनी कोई तकलीफ़ें हैं नहीं जी. जिसके लिए उसको बार बार CBD की ज़रूरत हो. जी. द एडिक्टिव फैक्टर इज़ ऑल्सो इन THC, एग्जैक्टली. जबकि CBD के अंदर उस तरह से उसकी एडिक्टिव टेंडेंसीज नहीं हैं. उसमें तो एक पेन रिलीफ का फैक्टर है. तो थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना बेहतर रहता है क्योंकि लोग इसको ख़ास तौर से जो यूज़र है ना वो अपने घर वालों को और अपने दोस्तों को इधर उधर कंफ्यूज करने के लिए उसकी तारीफ़ें और क्वालिटी CBD की बताएगा, असल में उसको चाहिए THC, हाँ. क्योंकि हाई उसको THC करती है. जी. एग्जैक्टली. तो उसका दिखाने वाला दोस्त कोई और है और उसका असल में दोस्त एक्चुअली कोई और है. ठीक हो गया. अब ये हो गया स्टिमुलेंट्स भी और डिप्रेसेंट्स भी. हेलुसिनोजेंस, आपने इसका जिक्र किया. हेलुसिनोजेंस बेसिकली रियलिटी से दूर आप अपने दिमाग को फर्दर दुनिया में लोग एक्सप्लोर करने के लिए, अगेन यूफोरिया और हाई लाइक फीलिंग उसके अंदर भी है, लेकिन ऐसी चीज़ें देखने और सुनने की ख्वाहिश रखना जो एग्जिस्ट नहीं करती हैं. विजुअल और ऑडिटरी हेलुसिनेशंस के पीछे जाना, ये कुछ ड्रग्स जैसे कि LSD हो गया, या जैसे जिनको मैजिक मशरूम्स के नाम से कॉमनली जाना जाता है, तो वो उनमें ये उनका ये इफ़ेक्ट होता है. दुनिया में कुछ बड़े बड़े ऐसे लोग भी गुजरे जिन्होंने इनकी बड़ी तारीफ़ कर दी. ठीक है. जैसे कि जिनमें से एक हैं स्टीव जॉब्स, जो कहते हैं कि मैं अपनी क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा वो LSD के इस्तेमाल के ऊपर करता था. और फिर अगर कोई ऐसा बड़ा कामयाब इंसान ऐसी कोई बात कर दे तो उसकी बात को पिक करके लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा मिसयूज़ करने लग जाते हैं. ये चीज़ें अगेन दे आर वेरी वेरी एडिक्टिव, वेरी पोटेंट, नॉट टू बी मेस्ड अराउंड विद. लोगों को नहीं पता कि जब वो किसी हेलुसिनोजन का इस्तेमाल करेंगे तो वो उनको कहाँ ले जाएगा. आप उसका इफ़ेक्ट प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. जी. जी. उससे शदीद किस्म का पैरानोया हो सकता है.
साइकोसिस की स्टेट में जा सकते हैं. यू कैन बिकम डेंजरस फॉर योर सेल्फ एंड फॉर अदर पीपल. आप अपने नॉर्मल दिमाग के अंदर उसके बाद नहीं रहते हैं और आप कोई भी ख़तरनाक किस्म की एक्टिविटी कर सकते हैं. तो ये चीज़ें जो हैं वो करते इसलिए हैं ताकि हेलुसिनेट कर सकें. अच्छा, हेलुसिनेशंस को थोड़ा और एक्सप्लेन करने के लिए कि जैसे साइकाइट्रिक डिसऑर्डर जो स्किज़ोफ्रेनिया है जी, जिसमें लोगों को नॉट विद द ड्रग्स, वैसे ही स्किज़ोफ्रेनिया में हेलुसिनेशंस होती हैं, विजुअल और ऑडिटरी. ऐसी चीज़ें नज़र आना जो नहीं हैं, ऐसे लोगों के साथ बातचीत कर रहे होना जो कि नहीं एग्जिस्ट करते, ये वो काम है जो हेलुसिनेशंस हैं. तो ये ड्रग्स से भी लोग इस फीलिंग के पीछे भागते हैं. और आई थिंक देयर इज़ वन कंट्री जहाँ पे लोग जाके अक्सर इन चीज़ों को ज़्यादा एक्सपीरियंस भी करते हैं, जैसे कि नेदरलैंड्स है जहाँ एम्स्टर्डम में. ठीक है. अनफॉर्चुनेटली और फॉर वट एवर रीज़न इट इज़ ऑल्सो लीगल देयर. तो लोग इसको वहाँ से लीगली परचेज़ करके पीपल गेट हाई एंड देन दे हेलुसिनेट. लेकिन इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा. बिल्कुल आपने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से इसको कवर किया कि LSD जो है ये जैसा आपने बताया कि इट्स अ हेलुसिनोजन. दूसरा एक और इसमें फैक्टर ये है कि इट एम्पलीफाइज योर एनवायरनमेंट. कि अगर आप किसी अच्छे एनवायरनमेंट में हैं तो समटाइम्स इट कैन एम्पलीफाई योर यूफोरिया. लेकिन यहीं पे LSD का एक बहुत बड़ा रिस्क आ जाता है कि इफ़ यू आर नॉट इन अप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट और आप इस चीज़ से खुद को एक्सपोज करते हैं तो देयर हैव बीन रिपोर्ट्स ऑफ सुसाइड्स. बिकॉज वो हमने ये बात की ना कि यू कैन नॉट प्रिडिक्ट वेयर इट विल टेक यू. आपको नहीं पता कि ये ड्रग्स आपको एक्चुअली में, जिसको अक्सर लोग कहते हैं बैड हाई भी कहते हैं. बिल्कुल. कि ये तो दिमाग के किसी नेगेटिव हिस्से के अंदर डाइव डाउन कर गया. यू कैन नॉट प्रिडिक्ट बिफोर हैंड फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट द ड्रग विल हैव इफेक्ट ऑन यू. सेकंड, ड्रग की फॉर्मुलेशन क्या है. थर्ड, वो आ कहाँ से रही है, बनी कैसी हुई है, स्ट्रेंथ क्या है. इतनी जो मेडिकली प्रूवन मेडिकेशन होती हैं जो फार्मेसी से मिलती हैं, उनको भी प्रिस्क्राइब करने के पीछे जो है वो पूरी एक स्टडी होती है जिसकी बेसिस पे लोग डॉक्टर, साइकाइट्रिस्ट, सर्जन सब कुछ बनते हैं और वो बहुत केयरफुली मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करते हैं. Exactly. ये जो इलिसिट ड्रग्स हैं इनकी कोई प्रिस्क्रिप्शन तो है नहीं जी. तो लोग सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन की बेसिस पे जाके इनको करते हैं. तो उनको नहीं पता उसका उस पर क्या इफ़ेक्ट होगा. इसमें LSD और श्रूम्स के साथ साथ मैं मेंशन करूँ कि MDMA जो है जी, MDMA भी हेलुसिनेशंस कॉज करता है. और MDMA जो है वो स्टिमुलेंट लाइक उसके अंदर जी, फंक्शनैलिटी भी है जी, कि वो आपको स्टिमुलेट भी करेगा. तो अक्सर जो क्लब्स और रेव्स के साथ इसको एसोसिएट किया जाता है. डांसिंग पिल्स के नाम से. डांसिंग पिल्स के नाम से जाना जाता है. रेव से एसोसिएट करते हैं. वो जो म्यूज़िक होता है उसके ऊपर वो बहुत इन्जॉय करते हैं MDMA के साथ. क्या MDMA और एक्सटेसी एक ही चीज़ है? एग्जैक्टली. MDMA को ही एक्सटेसी के नाम से जाना जाता है और इसको डांसिंग पिल भी कहा जाता है. बहुत सारे लोगों ने डॉक्टर समीर अपना ये जो बायो है मुख्तलिफ प्रोफाइल्स में उस पर ये लफ्ज़ लिखा होता है एक्सटेसी. एक्सटेसी का वैसे तो ज़ुबानी मतलब तो है ना कि एक ऐसी स्टेट जिसमें बहुत खुश है कोई भी इंसान. एक्सटैटिक होना. एक्सटैटिक है. तो इसका एक निक नेम रखा गया हुआ है एक्सटेसी. यानी इसका मतलब है कि क्योंकि ये इस फीलिंग के साथ एसोसिएटेड है नशा. उसकी वजह ये है कि जैसा कि सर ने भी जिक्र किया कि रेव पार्टीज जो होती हैं बहुत सी, वहाँ लोग इन पिल्स को लेकर फॉर आवर्स डांस करते रहते हैं एंड दे जस्ट कैन नॉट सीम टू स्टॉप. उनमें एनर्जी ही इस कदर ज़्यादा होती है कि वो उसको कहीं ना कहीं यूटिलाइज करना पड़ता है. दे कैन नॉट सिट स्टिल. तो उस चीज़ से एसोसिएट करके इनको एक्सटेसी का नाम दे दिया हुआ लोगों ने कि सब धूमधाम चल रही है और हंगामा चल रहा है. आप डॉक्टर समीर एक बात बताएं. देखिए नशे इतने ज़्यादा हैं और इतनी चीज़ें हैं कि एक ब्रेक में कवर नहीं हो रहे. मैंने कोशिश की है. मैंने कहा कवर हो जाएंगे, लेकिन आप देखिए ना नाजरीन को ये है कि ये सिर्फ कोई आइस और अल्कोहल यहाँ तक बात ख़त्म होगी. आइस, अल्कोहल, कोकेन, गल ख़त्म. ऐसे नहीं होता. अभी 3 कैटेगरीज डिस्कस हुई हैं, 4 पढ़ी हैं. चौथी कैटेगरी की तरफ आते हैं
और वो डिसोसिएटिव्स आपने इस तरह का एक तस्करा किया, ये क्या चीज़ है? ये कुछ ड्रग्स हैं जो कि फीलिंग ऑफ डिटैचमेंट होती है कि खुद की बॉडी के साथ लोगों का एक वो डिटैचमेंट सी हो गई। इसमें भी कुछ हेलुसिनेशंस का फैक्टर भी रहता है और इसमें बड़ा ही स्ट्रॉन्ग किस्म का पेन रिलीफ भी है इन ड्रग्स के अंदर। ठीक है। और कुछ इसमें जैसे मिसाल के तौर पे जैसे केटामीन्स होती हैं, वो डिसोसिएटिव्स में उनको कहा जाता है ठीक। कि ये रियलिटी से आपको डिसएसोसिएट कर देती हैं। रियलिटी ऑफ योर एनवायरनमेंट, रियलिटी ऑफ योर ओन बॉडी एंड योर ओन पेन और सेंसेशंस आपको उससे अलहदा सा कर देती हैं। ठीक ठीक। तो कुछ मिलता जुलता इफेक्ट्स इसका हेलुसिनेशन से भी है। सम पीपल आल्सो गेट सम टेम्पररी बूस्ट ऑफ एनर्जी, तो कुछ स्टिमुलेंट वाला फैक्टर भी आ जाता है इसमें। इवेंचुअली दे कैन आल्सो क्रैश ऑन देम, तो वो आपको कहीं ना कहीं इसमें डाउन भी हो जाएंगे एंड पे। मिक्स टाइप काम है। मिक्स टाइप काम है तो, लेकिन अगर उसको एक तरह से एक्सप्लेन करना चाहें तो ये है कि रियलिटी से डिसोसिएट कर देना अपने आप। ठीक। तो इस किस्म का इफेक्ट इसमें। इससे नेक्स्ट अगर आए तो ओपियोइड्स, ये ओपियोइड्स जो है ना, बेसिकली दे हैव अ लॉट ऑफ पेन रिलीफ जिसमें होता है। और इसका मेडिसिनल इस्तेमाल भी डॉक्टर समीर बहुत सारा। दे आर बेसिकली नारकोटिक्स से मुराद है वेरी स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स। तो बहुत सारी सर्जिकल इनकी इम्प्लिकेशंस हैं, सर्जरीज में यूज़ किया जाता है जब हमने किसी के भी जिस्म पे चीरा लगाना है कोई और उस पेन से उनको रिलीफ करना है, तो इस सेंस में यूज़ किए जाने वाले वेरी स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स। सो मॉर्फिन, कोडीन, एग्जैक्टली, ओपीएम, ये सारी जो हैं वो ओपियोइड्स में आती हैं। तो ये हॉस्पिटल्स के बड़े ये जो लोग इंजेक्शन की चीज़ है, इंजेक्शन मॉर्फिन, कोडीन, ऑक्सीकोडोन, और जैसे आपने इंजेक्शंस का जिक्र किया जिसमें हमारे पास नेल्बिन का इंजेक्शन आ जाता है, किन्स का आपने नाम सुना होगा, ये बड़े स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स हैं ये तमाम। ठीक। अच्छा, एक इसमें कंट्रोवर्शियल बात है, लेकिन कई बार मैंने सुना है कि डॉक्टर्स भी इनमें से कुछ पेन रिलीफ के लिए, ख़ास तौर से क्योंकि डॉक्टर्स की दुनिया भर में देखा जाए ना तो बड़ी मुश्किल और टफ सी रूटीन्स होती हैं। समटाइम्स दे आर नॉट ह्यूमनली पॉसिबल, जो कि आज तक मैं उसको को बहुत समझ नहीं सका कि इतना मुश्किल क्यों बनाया हुआ है कि किसी की 36 आवर्स की शिफ्ट है किसी एक इंसान की, जो कि साइंटिफिकली और टेक्निकली हम बात करें तो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल। और इसमें कुछ सैनिटी भी नहीं है कि एक इंसान जिसने इंसानों पे काम करना है उसकी अपनी शिफ्ट इतनी लंबी हो कि उसकी एक ड्यूटी की शिफ्ट जो है वो 4 से 4.5 दिन के बराबर हो, क्योंकि एक दिन में 8 आवर्स के अगर आप वर्किंग आवर्स लगाते हैं तो 36 घंटे की शिफ्टें भी होती हैं दुनिया में, ऑन कॉल शिफ्टें भी होती हैं। और फिर मैंने सुनने में आया कि फिर वो डॉक्टर्स उसमें कई दफ़ा रिलीफ के लिए वो कहते हैं नेल्बिन का इंजेक्शन लगा लिया या कोई और इस किस्म के ओपियोइड का इस्तेमाल करके, तो जी बिल्कुल सुकून हो जाता है, फ्रेश हो जाता है। तो ख़ास तौर से मैं आई एम टॉकिंग अबाउट सर्जिकल रिलेटेड पीपल हु हैव अ लॉट मोर टफर रूटीन्स। ये इस पे स्टडीज़ भी एक्चुअली मौजूद हैं कि ये बहुत ज़्यादा जो है वो अल्कोहल का इस्तेमाल भी करते हैं क्योंकि वो एक अनयूजुअल काम कर रहे हैं, वो अनयूजुअल एक्टिविटी में है, घंटों लंबी ड्यूटीज़ देना, घंटों लंबी सर्जरीज में खड़े होना, एंड देन टू सेटल डाउन दे अनफॉर्चुनेटली अब्यूज सम ऑफ दीज ड्रग्स। तो ऐसा आपने कभी इस तरह सुना हुआ है? देखें, ऐसा एक तो एक नेचुरल सी बात है, जैसे कि आपने कहा कि इतने अननेचुरल आवर्स में चाहे डॉक्टर्स हों चाहे कोई भी प्रोफेशनल्स हों, इफ़ दे आर ट्राइंग टू स्ट्रेच देमसेल्व्स ओवर सच लॉन्ग आवर्स, तो वो ह्यूमनली पॉसिबल तो नहीं है। तो पहले कई मरतबा वो स्टिमुलेंट से अपने आप को स्ट्रेच करते हैं, कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीना शुरू करते हैं लोग, पीते हैं। 8-8 10-10 कप पी रहे होते हैं रूटीन में, जस्ट टू कीप गोइंग। और दूसरा एक ये एस्पेक्ट बिल्कुल है कि सर्जिकल फ्लोर्स पे ख़ास तौर पे एनेस्थीसिया के डॉक्टर्स और जो सर्जन्स हैं बजाते खुद, दे हैव
दे ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ एक्सपोजर टू दीज थिंग्स, रसाई बहुत ज़्यादा होती है इस तरह की चीज़ों में, तो दे कैन बी समटाइम्स एट रिस्क ऑफ स्टार्टिंग यूजिंग दीज थिंग्स। क्योंकि मैंने ख़ास इस तौर पे चीज़ का जब जिक्र जो किया ना वो ये है कि बिल्कुल सुनी सुनाई बात नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट बिकॉज आई नो अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स हु आर डॉक्टर्स, फ्रेंड्स हु आर सर्जन्स, बिल्कुल और उनसे ही ये बातें पता लगती हैं कि ये चीज़ें अब्यूज़ होती हैं इट्स अ सर्जिकल रियलिटी, फ्लोर्स पे, इट्स अ रियलिटी। इट्स अ रियलिटी। और मेरा ख्याल है जो कॉज हमने साथ ही उसका बता दिया ना कि इट इज़ वेरी अननेचुरल टू वर्क फॉर दैट मैनी लॉन्ग आवर्स समथिंग दैट टफ। पहले आई थिंक कॉमनली सर्जरीज जो हैं वो कई कई घंटों के ऊपर फैली भी होती हैं। एक्चुअली मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन ये है कि यहाँ पे जो स्केड्यूल्स होते हैं डॉक्टर्स के और जो एक पूरी उनकी रूटीन है वार्ड में, सर्जिकल फ्लोर्स पे, इमरजेंसीज में, इट्स क्वाइट मिसमैनेज्ड। और डॉक्टर्स भी इस चीज़ के ऊपर शिकायत नहीं करते क्योंकि जो एक सिस्टम चल रहा है वो समझते हैं कि उन्हें उसी में एडजस्ट होना है। अब इट्स नॉट पॉसिबल कि एक शख्स से आप 30-30 घंटे की ड्यूटी ले रहे हैं और बाय द एंड ऑफ दैट ड्यूटी उसकी डिसीजन मेकिंग पावर वही हो जो उसकी स्टार्टिंग में थी। ऑब्वियसली उस चीज़ से फिर आपको फ़ायदे तो नहीं होंगे, नुकसानात ही होंगे। सो आई थिंक दिस इज़ अ पॉइंट टू पुट सम लाइट ऑन, जिस पे थोड़ी सी एनर्जी हमें अपनी ज़ाया करनी पड़ेगी एनर्जी, कि हेल्थ केयर की फील्ड है, हेल्थ केयर से रिलेटेड जहाँ पे सजेस्ट किया जाता है मेंटेनिंग अ प्रॉपर लाइफस्टाइल जिसमें कि नींद और खाने पीने और एक्सरसाइज और हर चीज़ का ख्याल रखना, उसी फील्ड की एक ब्रांच है जिसको सर्जरी की ब्रांच है मिसाल के तौर पे एक, जिसमें बहुत ज़्यादा ये चीज़ अब्यूज़ होते हुए नज़र आती है कि लोगों की रूटीन कितनी मिसमैनेज्ड है कि ना उनके वक्त खाने पीने के सही हैं, ना उनका सोने जागने का ठीक है, उनका कैफ़ीन का स्टिमुलेंट का इंटेक बहुत ज़्यादा है। कई मरतबा स्मोकिंग वाला भी ये नज़र आता है कि निकोटीन का जो इस्तेमाल है एज अ स्टिमुलेंट वो भी बहुत ज़्यादा है। एंड देन eventually when they need to crash because of so many stimulants in their body, now they can't, so then they will use the opposite of that, और उसमें फिर वो किसी ना किसी डिप्रेसेंट या ओपियोइड का इस्तेमाल करना जिससे कि उनको कोई आराम आ जाए और वो रिचार्ज हो जाए जल्दी से कुछ घंटों में। इट शुड नॉट बी लाइक दैट। मतलब दुनिया में ज़्यादातर और किसी फील्ड में प्रोफेशन में ये नहीं सुना जाता कि इतने लंबे वर्किंग आवर्स हों, और इतनी डेलिकेट फील्ड में जहाँ पे काम भी इंसानों पे करना है वहाँ पे ऐसे इनह्यूमेन वर्किंग आवर्स होने नहीं चाहिए। बट एंड दिस कॉन्सेप्ट इज़ नॉट जस्ट हेयर इन पाकिस्तान, ये तो ऑल अराउंड दुनिया में ये कॉन्सेप्ट है। तो इसको कुछ चेंज होने की ज़रूरत है। और इसके ऊपर आपने कहा ना कि इस पर बात होनी चाहिए, तो हम इस पर बात करते रहेंगे। वैसे भी हमने वो भी आगे जाके हम उस पर डिस्कस करेंगे कि मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के ऊपर जो हम बात करते रहे और हमारा जो एम्फेसिस होता था मुख्तलिफ़ चीज़ों पे, तो उसके ऊपर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं उस पर भी हमने बात करनी है। ये बताइएगा कि ये हेरोइन जो है वो भी इसमें आती है या? बिल्कुल, हेरोइन जो है दैट इज़ ऑल्सो एन ओपियोइड, जो कि एक सिंथेटिक ओपियोइड के ज़िम्रे में आता है। मतलब कुछ तो हम लेते हैं मुख्तलिफ प्लांट्स से, जैसे मॉर्फिन जो है वो पोपी प्लांट से लिया जाता है। तो इन्हीं के कुछ स्ट्रॉन्गर सिंथेटिक डेरिवेटिव्स हैं जो लैब्स में तैयार किए गए, उनमें से एक हेरोइन है जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग पेन किलर है एंड इट इज़ वेरी एडिक्टिव और बहुत ज़्यादा मिसयूज़ की जाने वाली ड्रग है। और स्ट्रीट्स में बहुत सारे लोग आपने भी देखे हैं, मैंने भी देखे हैं, हम सब ने देखे हैं जो हेरोइन एडिक्ट्स हैं, इंजेक्ट करते हैं या स्निफ करते हैं और फिज़िकली हेल्थ के हवाले से पूरी तरह तबाह हो जाते हैं, लेकिन दे कैन नॉट गेट रिड ऑफ दैट। तो ये इनके कुछ इम्प्लिकेशंस हैं, मतलब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉशियसली यूज़ करने वाली हैं। तो हेरोइन भी अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं बताऊं कि हमने पहले जिक्र किया ना कि ख़ास कैटेगरीज़ हैं जिनमें इनको डिवाइस किया गया है। एक और भी कैटेगरीज़ हैं जिनके अंदर ड्रग्स को डाला जाता है। ठीक है। जिसमें कि कुछ ड्रग्स को कहा जाता है कैटेगरी 1 ड्रग हैं। ठीक है। या कुछ मुल्कों में उसको स्केड्यूल 1 ड्रग कहेंगे। कुछ ड्रग्स को कहा जाता है कैटेगरी 2 हैं, कैटेगरी 3, 4, 5, 6 फिर वो आगे हैं। ये कैटेगरीज़ को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन हमें करना चाहिए कि जो कैटेगरी 1 ड्रग है ना, वो ऐसी ड्रग्स हैं जिनकी बहुत स्ट्रॉन्ग एडिक्टिव टेंडेंसी है
वो अब्यूज़ भी बहुत ज़्यादा आराम से हो सकती हैं, हम्म, और इनका कोई प्रूवन मेडिसिनल इस्तेमाल नहीं है। ठीक। वो कैटेगरी 1 ड्रग, क्लास ए ड्रग्स जिनको कहेंगे, कैटेगरी 1 ड्रग्स में आ जी। जाती हैं। इनका कोई मेडिसिनल यूज़ नहीं है हाँ, इसका और कोई इलाज अब्यूज़ का इजीली किसी हो किस्म सकता का है। इसका कोई मामला नहीं है। हाँ। फिर कैटेगरी 2 ड्रग्स जो आती हैं, वो ऐसी ड्रग्स हैं जो कि एडिक्टिव हैं, अगेन स्ट्रॉन्ग हैं, अब्यूज़ भी पॉसिबल है, पर उनके कुछ प्रूवन मेडिकल यूज़ है। यूज़ हैं, ठीक है। और वो जहाँ पे है वो वहीं पे इस्तेमाल होना चाहिए, वो अपनी बाउंड्री के बाहर, उसके बाहर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, जिसमें डॉक्टर समीर अभी कह रहे थे कि कॉशियसली होने वाली चीज़ है बहुत ज़्यादा, जिसमें जैसे अभी मॉर्फिन है, जी। या टू सम एक्सटेंट कोकेन है, या ये इनका भी जी। ये कैटेगरी 2 में आती हैं। लेकिन कैटेगरी 1 की ड्रग्स वो हैं जिनका कोई मेडिसिनल इस्तेमाल नहीं है, जिसमें हेरोइन है और जिसमें LSD है, इनका किसी इलाज से कोई लेना देना नहीं है, ये बनाई ही ड्रग अब्यूज़ के लिए गई हैं। ठीक। So there are certain drugs which were created for medicinal treatment and then they can be abused. Whereas there are certain drugs which have no medicinal aspect associated with them. They are just created for abuse. और फिर इसके बाद नीचे कैटेगरी 3, 4, 5 में आप आ जाते हैं, तो वहाँ पे फिर वो ड्रग्स आती हैं जिनके अब्यूज़ के चांसेस कम हो जाते हैं काफ़ी, और उनके मेडिसिनल जो मेडिसिनल इस्तेमाल है वो ज़्यादा है। वो ज़्यादा। तो एक तो हमने वो 7 कैटेगरीज बताई ना कि इनका अफेक्ट क्या होता है। जी। अब ये कुछ कैटेगरीज हैं जिसके अंदर इनको डाला जाता है कि इनका कोई ज़िंदगी में, दुनिया में मकसद क्या है। ये क्या सिर्फ लोगों को एडिक्ट बनाने के लिए और एक ब्लैक मार्केट दुनिया में चलाने के लिए बनाई गई, या फिर इनका कोई मेडिसिनल एस्पेक्ट है कि नहीं। ठीक। तो आगे आप ये 2 कैटेगरीज आ गई। इसमें आप ख़ास तौर से देखें, इस चीज़ पे फोकस करें कि जो दरमियान वाली कैटेगरी है ना, जिसका मेडिसिनल यूज़ भी है, कैटेगरी 2, एंड जिसका अब्यूसिव वो भी ज़्यादा है, भी हो सकती हैं, इनको बहुत ज़्यादा कॉशन के साथ इस्तेमाल करना, और मुमकिन तौर पे किसी तरह इनको इस तरह से एडमिनिस्टर किया जाए कि इनमें से यूफोरिया और हाई लाइक फीलिंग को कम से कम किया क्या जा बेंजोस सके। भी इसमें आएंगी कैटेगरी 2 में? एब्सोल्युटली, क्योंकि वो अब्यूसिव टेंडेंसी है और बेंजोस का इस्तेमाल है ट्रीटमेंट में। जी। ठीक है, वैलियम का इस्तेमाल या मुख्तलिफ बेंजोस का ट्रीटमेंट रिलेटेड उसका यूजेज है, बट दे आर वेरी एडिक्टिव एंड पॉसिबली अब्यूसिव। तो जिसके साथ सबसे ज़्यादा रिस्क टाइप अटैच है वो ये कैटेगरी 2 दिखाई दे रही है, जिसका पोटेंशियल बेनिफिट्स हैं अगर उसको सही तरह यूज़ किया जाए मुख्तलिफ बीमारियों में। लेकिन अगर इसी को इंसान दूसरी डायरेक्शन में यूज़ करना चाहे तो इसके साथ लोग छेड़छाड़ कर सकते हैं इस कैटेगरी के साथ। जैसे एम्फेटामीन्स इसके अंदर आती हैं, ठीक है। एम्फेटामीन्स का कुछ साइकेट्रिक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के अंदर ट्रीटमेंट में भी उनका इस्तेमाल पॉसिबल है। और जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की एड्रोल की, रिटालिन की, तो ये सिर्फ अब्यूज़ के पर्पस से बनी हुई ड्रग्स नहीं थी, इलाज के पर्पस, ये इलाज के पर्पस से बनी हुई ड्रग्स थी, लेकिन दे आर पॉसिबली अब्यूज्ड। सो इनको इन कैटेगरीज में देखना भी लाजिम है। ठीक। सिंस वी आर टॉकिंग सो मच अबाउट कैटेगरीज, अगर आप उनका ऑर्डर भूल गए हैं तो नेक्स्ट हमारे पास वो कैनाबिनॉइड्स है, मैं याद है मुझे, बिल्कुल। होस्ट अपनी जिम्मेदारी नहीं भूल सकते। कैनाबिनॉइड्स जो है ओपियोइड्स के बाद, एक तो ये काफिया भी मिल रहा है, ओपियोइड्स फिर कैनाबिनॉइड्स। कैनाबिनॉइड्स में अगर हम आए तो कौन कौन से? कैनाबिनॉइड बेसिकली मैंने बताया कि मैरिजुआना प्लांट से निकलने वाला, यानी जिसको चेस के नाम से आप आम ज़बान में उर्दू में जानते हैं, और वीड और हैश, ये दोनों जो हैं वो इसी मैरिजुआना प्लांट से बनने वाली चीज़ है। इसमें आ जाते हैं आपके कैनाबिनॉइड्स, और इसके हवाले से हमने बताया कि इसके कई इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं कैनाबिनॉइड्स के। इसका इफ़ेक्ट आपको एनर्जी भी दे सकता है, आपकी एनर्जी डिप्लीट भी कर सकता है, आपको पैरानॉइड भी कर सकता है,
और आपके साथ जो है वो मतलब लोगों को बहुत ज़्यादा इससे भूख भी लगेगी, इसका एपेटाइट पे एक बड़ा स्ट्रॉन्ग असर है, इसके मुख्तलिफ असरात हैं और वो उसकी कोई मज़ीद जो एक टाइप हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि पहले तो वो ड्रग कैनाबिनॉइड कौन से टाइप के हैं। ठीक। ब्रीफली उसको हमने पहले एक्सप्लेन किया THC और CBD को लेके, तो मैं उसकी मज़ीद आपको 2 टाइप्स बता देता हूँ कि जो कैनाबिनॉइड्स हैं या जो वीड होती है उसमें फिर मज़ीद 2 टाइप्स आती हैं, जिसमें एक होती है सटीवा, ठीक है। और एक होती है इंडिका। ये 2 प्लांट्स हैं, ठीक। दोनों मैरिजुआना और कैनबिस प्लांट्स हैं, पर दोनों प्लांट्स जो हैं वो एक सटीवा प्लांट होता है और एक इंडिका प्लांट होता है। ठीक है। अगर गौर से देखा जाए तो देखने में उनकी शक्ल भी मुख्तलिफ है। ठीक। इनमें से एक प्लांट जो है वो बहुत छोटी हाइट के श्रब्स टाइप के प्लांट होते हैं विद ब्रॉडर लीव्स। दूसरा जो प्लांट है वो एक टॉल हाइट के स्मॉलर लीव्स के साथ प्लांट्स होते हैं। सो ये इंडिका और सटीवा प्लांट्स फ़र्क है। ठीक। मेजर इसका जो फ़र्क है वो मेजर इसका इफ़ेक्ट का फ़र्क है कि इंडिका जो है जी। वो मोर रिलैक्सिंग ठीक। and soothing effect it will have, whereas sativa will have more euphoric and energetic effect. ठीक। ठीक। तो जो फिर वापस गोइंग बैक टू व्हाट वी एक्सप्लेन्ड बिफोर कि THC और CBD की फॉर्मुलेशन का फ़र्क है दोनों में, जिसमें CBD ज़्यादा है कैनाबिडोल, जी। जो रिलैक्सिंग फैक्टर है वो है हमने बताया इसमें इंडिका, क्योंकि उसके इस्तेमाल से सुस्ती और रिलैक्सेशन और मेलो डाउन हो जाना, सूदिंग एहसास और पेन रिलीफ, क्योंकि उसमें CBD की मिकदार ज़्यादा है और THC की मिकदार कम है। ठीक। और जो दूसरा प्लांट है सटीवा, जिसके अंदर THC की मिकदार ज़्यादा है और CBD की मिकदार कम है, ठीक, वहाँ पे यूफोरिया ज़्यादा है, एनर्जी ज़्यादा आएगी, हाई ज़्यादा होंगे, पैरानॉइड पॉसिबली हो सकते हैं ज़्यादा, ये तमाम चीज़ें उससे एसोसिएटेड हैं। ठीक। और फिर आ जाती है तीसरी चीज़, जो इन दोनों के मिक्सचर से लोग दुनिया में फिर क्रिएटिव लोग हैं ना, वो क्रिएटिविटी करते हैं, तो वो हाइब्रिड प्लांट्स बनाते हैं। बिल्कुल ऐसे है। इतने % ये तो उतने % ये हमारे यहाँ फलों में भी देखा जाता है। तो होता है ना कि वो फलों में भी जो है वो जिसको कहा जाता है कलम लगा के तो 2 जो मुख्तलिफ फल हैं उनकी ब्रीड करा दी, और उनकी ब्रीड करा के एक नई चीज़ निकाल दी। तो वो फिर इंडिका और सटीवा को मिक्स करके ऐसी मिक्स ब्रीड्स क्रिएट कर दी गई हैं दुनिया में, जिनके फिर कई इफ़ेक्ट्स हैं, जिसकी वजह से इसको एक सेपरेट कैटेगरी की इज्जत दी गई है। कैनाबिनॉइड्स को बिल्कुल सेपरेटली डील किया जाता है कंपेयर टू अदर कैटेगरी। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि इसको इज्जत दी गई है। इसको US में जैसे कि बहुत सी स्टेट्स में लीगलाइज किया हुआ है, और ये एक बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग फैक्टर है आजकल की जनरेशन के लिए कि भाईजान ये तो लीगल है, तो मैरिजुआना इज़ ओके। वो इसको स्टडी भी नहीं करना पसंद करते, और इसकी क्या इम्प्लिकेशंस किस एज ग्रुप में हो सकती हैं वो सब कुछ देखे बगैर बस वो ये चीज़ देख रहे होते हैं कि ये तो फलानी जगह पे लीगलाइज्ड है। इसमें मैंने कई दफ़ा बात की है कि लीगलाइजेशन के पीछे पॉलिसी को नहीं कभी लोग स्टडी करते। लीगलाइजेशन की दुनिया में जो कई मुल्क उसको फॉलो करते हैं, तो उसके पीछे उनकी कोई ख़ास पॉलिसीज़ होती हैं। एग्जैक्टली। मोटी मोटी 2-3 पॉलिसीज़ अगर मैं आपको बताऊं कि एक उनकी पॉलिसी होती है स्टैंडर्डाइजेशन, क्योंकि जब कोई चीज़ इलीगल होती है तो लोग ड्रग डीलर्स से उसका एक्सेस करते हैं, और ड्रग डीलर्स के पास से आने वाली चीज़ों में बहुत सारी मिलावट और साथ ही साथ ये कि उसमें एक एसोसिएटेड ख़तरा भी है शामिल कि आप ड्रग डीलर्स के साथ डील कर रहे हैं। और जब आप एक दफ़ा ऐसे लोगों से इन कांटेक्ट हो जाते हैं तो आप फिर सिर्फ उसी ड्रग तक महदूद नहीं रहेंगे, आप उस ड्रग से ऊपर की ड्रग पे भी चढ़ जाएंगे। जैसे कि स्टार्ट किसी ने अगर चर्च से किया और वो ड्रग डीलर से ले रहा है, तो कल को उसके इफेक्ट से जब वो नाखुश होगा या उसकी टॉलरेंस डेवलप हो जाएगी, तो फिर वो कहेगा कि इससे स्ट्रॉन्गर कुछ है तो बताओ। और चूँकि उस ड्रग डीलर को अपने क्लाइंट नहीं ख़राब करना, तो
या तो वो उसी ड्रग को उसके लिए स्ट्रॉन्गर बना देगा या वो उससे स्ट्रॉन्गर ऑप्शन उसके सामने रख देगा। तो दुनिया में एक लीगलाइजेशन के पीछे बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि वो उस कनेक्शन को ब्रेक करना चाहते हैं, जो कि आम लोगों का ड्रग डीलर से आसानी से बन जाए अगर वो मैरिजुआना को इलीगल रखें। दूसरा फैक्टर आ जाता है इकोनॉमिकल, जी, कि वो कहते हैं कि इससे हमारी इकोनॉमी जो है वो बूस्ट होती है, तो एक बनी बनाई इंडस्ट्री है, उसको क्यों ना हम लीगलाइज उसको लीगलाइज करके उससे पैसे कमाएं, रेवेन्यू जनरेट करें, उसको हेविली टैक्स करें और उसको जो टैक्स करें उस अमाउंट से कुछ जो है वो लोगों को मोटिवेशनल या अवेयरनेस वाले काम करें, या उससे कोई रिहेबिलिटेशन सेंटर्स बनाएं और ट्रीटमेंट को प्रमोट करें, इंश्योरेंस कंपनीज को प्रमोट करें कि इसका इलाज करें, तो वो उससे कमाना। जी, और बड़ी ही सिंपल आर्ग्यूमेंट है इसके अगेंस्ट, अगर आपसे कभी कोई कहना है ये तो लीगल है, तो लीगल तो सिगरेट भी है, पर नोन फैक्टर है ना कि सिगरेट के फ़वाइद नहीं है, नुकसान है, तो लीगल तो वो भी है और दुनिया उस पर बहुत हेवीली टैक्स करती है। पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान ने उस पर अच्छा टैक्स लेना शुरू कर दिया। मकसद ये है कि लोगों को डिमोटिवेट करना कि इतना महंगा खर्चा ना करो और उससे कमाने वाले टैक्स को मुल्क में बेहतर कामों पर लगाया जा सके। वेस्ट में, अमेरिका में, यूरोप में सिगरेट की डब्बी की वैसे कॉस्ट एक डॉलर, एक यूरो, एक पाउंड होती है और मार्केट में वो 15 पाउंड यूरो और डॉलर के बराबर मिलती है, तो वो उस पर सारी अमाउंट टैक्स है। तो सिंपल आर्ग्यूमेंट कि जी इसी तरह अल्कोहल है, दुनिया भर में लीगल है पर उसके नुकसानात बड़े कॉमनली नोन है। एग्जैक्टली। तो ये आर्ग्यूमेंट इनफ नहीं है कि जस्ट बिकॉज इट्स लीगल। अच्छा, इसके ऊपर एक और सेंटेंस भी है कि दुनिया में 200 मुल्क हैं, गिन के 5-6 में लीगल है, तो आप उस 5-6 के एडवोकेट हैं कंपेयर टू 194, 193, क्योंकि ये गिन समझने के की ज़रूरत है कि किसी भी चीज़ की लीगैलिटी उसके सेफ होने का जामिन नहीं होती। एक तो ये बात, दूसरा कई मुल्कों ने उसको लीगल नहीं किया, उसको डीक्रिमिनलाइज किया है, एंड पीपल कंफ्यूज लीगलाइजेशन एंड डीक्रिमिनलाइजेशन। या लीगल होता है किसी चीज़ को कहना कि अच्छा ये यहाँ पे लीगल है, मार्केट में मिलेगी भी, प्रमोट भी कर रहे हैं, ठीक है, लोग ले सकते हैं। क्रिमिनलाइजेशन ये है कि अगर किसी के पास छोटी मकदार में ये चीज़ पाई जाती है तो उसके अगेंस्ट लॉ कोई सज़ा नहीं देगा, उसका ट्रायल नहीं होगा। किसी के पास चर्च का एक सिगरेट मिल गया, तो जैसे यूके ने इसको डीक्रिमिनलाइज किया हुआ है कि अगर कोई सड़क पे पीता हुआ नज़र आ गया तो उसको कोई महीनों या सालों की जेल नहीं हो जाएगी, लेकिन हाँ किसी के पास बड़ी क्वांटिटी मिलेगी और ये लगेगा कि ये तो इसका डीलर है, तो वहाँ पे उस पर एक्शन होगा। तो वो लोग इसको भी बहुत कंफ्यूज करते हैं। कई बार लोगों ने कहा यूके ने इसको लीगलाइज कर दिया, नहीं, उन्होंने लीगलाइज नहीं किया, डीक्रिमिनलाइज किया। कुछ मुल्कों में इससे ज़्यादा क्लास कैटेगरी 2 और 1 ड्रग्स को भी डीक्रिमिनलाइज कर रहे हैं, कि वो कहते हैं कि यूज़र जो है वो पहले ही उसके बुरे हाल हैं, उल्टा उसको सज़ा दे के तो जेल में डाल दें, तो उसने क्या रिहेबिलिटेट होना है। सही बात। इट्स अ पॉलिसी अंडर कंसिडरेशन, उसके ऊपर कभी अभी ऐसी ही पॉलिसी का एक जिक्र है। पिछले मेरे ख्याल से ये 2 महीने 2.5 महीने के अंदर हमने मल्टीपल ऐसे शोज़ किए कि जिसमें वेप के हवाले से बात, ई सिगरेट के हवाले से बात, और इस हवाले से कि ये जो टीन एज है उसमें किस तरह से इसका इस्तेमाल बढ़ रहा है और वालदैन को कैसे इसके ऊपर चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। तो अभी कुछ दिन पहले मैं एक खबर पढ़ रहा था, वो मैं खबर पढ़ के सुना देता हूँ कि पंजाब में वेप की ख़रीदो फ़रोख्त पर पाबंदी का फ़ैसला, वज़ीर आला पंजाब का वेपिंग सेंटर्स को बंद करने का हुक्म, ज़िलाई इंतज़ामिया को क्रैकडाउन शुरू करने की हिदायत। तो ये वेप के हवाले से अब्दुर्रहमान साहब एक पेशरफ्त ये हुई कि ऐसे सेंटर्स को बंद करना और इसकी ख़रीदो फ़रोख्त पर पाबंदी जो है वो लगने वाली है। हमने इसके ऊपर काफ़ी दफ़ा अपने शोज़ में बात की थी, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स और वेप्स के ऊपर। इसलिए की थी क्योंकि बहुत इनकी जो ग्रो करने की स्पीड थी वो तेज़ थी,
अगर आप शहर में देखें तो देखते ही देखते जगह जगह वेप शॉप आपको नज़र आने लग गया था, जी। स्पेशली इन द पॉश एरियाज ऑफ द सिटी। और एक के साथ दूसरी तीसरी चौथी दुकानें। और जब स्कूल्स में मैं कभी किसी अवेयरनेस या किसी लेक्चर के लिए जाता हूँ तो वहाँ के प्रिंसिपल्स और टीचर्स सबसे पहले कंप्लेन करते हैं कि क्लास में हर बच्चे के पास ये है जी। और इजीली एक्सेसिबल है उनके लिए। वक्त के साथ साथ इसका एक्सेस और इतना आसान बना दिया गया है कि वो डिस्पोजेबल और सस्ते वेब्स अवेलेबल थे मार्केट में। ऐसे 200-300 रुपये में 400 रुपये में लोगों ने जो है वो डिस्पोजेबल वेब्स लेने, कुछ घंटों का इस्तेमाल करना और उसको फेंक देना। ना वो उसको घर वाले ना उसको टीचर्स उसको सही तरह पकड़ पाते थे। तो दिस वाज वेरी वेरी रैम्पेंट एंड वेरी क्विक। सो ये बड़ी कोई अच्छी चीज़ थी कि इसके ऊपर उन्होंने अभी एक्शन लेके कहा तो इसको बैन कर दिया। लेकिन फिर ज़रूरी ये है कि अगर किसी चीज़ को बैन किया है तो फिर उसको जड़ से उखाड़ें। सेकेंडली, मैं कई मरतबा चीज़ों को बैन करने से ज़्यादा रेगुलेट करने की फेवर में आर्ग्यूमेंट करता हूँ। जी। और ये चीज़ पहले जो ग्रो हो रही थी इतनी तेज़ी से, और ज़ाहिर है लोग लाइसेंस ले लेके तो शॉप्स खोल रहे थे, जी। तो तब कहाँ होता है गवर्नमेंट का कोई इदारा जो इनको देख नहीं रहा होता कि कितनी तादाद में कितनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। उनकी कोई पॉलिसी है कि नहीं, वो अंडर एज लोगों को बेच रहे हैं कि नहीं बेच रहे, या कोई स्टैंडर्डाइजेशन है कि नहीं, ये कहाँ से आ रहे हैं वेव्स, कौन सी कंपनी बना रही है, क्या उनकी क्वालिटी है। पहले ऐसा कुछ नहीं देखना, फिर अचानक इतने सारे लोगों का जिस चीज़ में कोई रोज़गार अटैच हो जाता है और फिर उस पर बैन कर देना बजाय इसके कि उसको रेगुलेट करना। बहरहाल चीज़ एक्चुअली बुरी है, तो एक स्टेप उन्होंने पॉजिटिव लिया एंड आई थिंक ये स्टेप फॉलो किया गया है क्योंकि चंद दिन पहले ही इससे यूके में सिंगल यूज़ वेब को बैन किया गया। ये अभी इन द मंथ ऑफ मे, और वो इम्प्लीमेंट हुआ है 1 जून से। ठीक। कि 1 जून के बाद से यूके में सिंगल यूज़ वेब, डिस्पोजेबल ये वेब जो हैं जो इस्तेमाल किया कुछ घंटों में ज़ाया हो गया फेंक दिया, उन्होंने उसको बैन किया। तो वो उसको कुछ रेगुलेट कर रहे हैं। वो अचानक से बैन इसलिए नहीं लगा देते, थोड़ा स्टडी कर लेना चाहिए कि कोई डेवलप कंट्री कोई पॉलिसी निकालती है तो वो किस तरह करती है। सोच क्या है? जैसे कि हमने एक बार सिगरेट के हवाले से बताया था कि यूके ने 2009 में पैदा होने वाले लोगों के हवाले से ये कहा कि इनको कभी यूके में सिगरेट सेल नहीं होगा। 2009 के बाद जो पैदा हो रहे हैं, ये इन्होंने अनाउंस कर दिया 2022-23 में। इसका मतलब है उस वक्त 2009 में पैदा होने वाले लोगों की उम्र 13 से 14 साल है। जी। वक्त से पहले ही बता दिया कि ये जब 18 के भी हो जाएंगे ना तो उसके बाद भी इनको कभी सिगरेट नहीं मिलेगी। यानी 2027 से ये वो हो जाएगा। 2027 से ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। और 2009 के बाद यानी इस ड्यूरेशन में पैदा होने वाला कोई सिगरेट नहीं ले सकता। नहीं ले सकेगा। तो इसका मतलब ये है कि वैसे तो अभी लीगल एज वेस्ट में सिगरेट बाय करने की 18 है जी। लेकिन इस पॉलिसी को फॉलो करते हुए लीगल एज 2027 के बाद हर साल 1 साल ऊपर जाती जाएगी। ऐसे ही तो 2027 के बाद ये 19 साल हो जाएगी, फिर 20 साल हो जाएगी, फिर 21 हो जाएगी। 2040 में ये जो है ये 30 साल के ऊपर चली जाएगी। एंड दैट इज़ हाउ यू ग्रेजुअली इरेडिकेट जी। सर्टेन ड्रग, और आप किसी पॉलिसी को बनाते हैं जिससे कि आप एकदम से कोई ब्लैक मार्केट नहीं क्रिएट कर देते। जी। जी। मिसाल के तौर पे अगर ये अचानक से पंजाब में वेप को बैन कर दिया गया तो आपके ख्याल में अब नहीं मिलेगा? मिलेगा। और वो कैसे मिलेगा? लोग अच्छा, अब मैंने जब ये सर्च किया ना तो मुझे दूसरी तीसरी पोस्ट ये नज़र आई कि लोगों ने होम डिलीवरी स्टार्ट कर दी। ठीक, होम डिलीवरी स्टार्ट कर दी, लोगों ने महंगा कर दिया होगा, ब्लैक में बेचना शुरू कर दिया, दूसरी प्रोविंसेस से डिलीवर करा लिया, ये करा लिया, वो करा लिया। सो देन पीपल स्टार्ट फाइंडिंग लूप होल्स। जब आप अचानक किसी चीज़ के ऊपर बैन करते हैं, आपकी पॉलिसी में डेप्थ होनी चाहिए। एग्जैक्टली। और आपकी पॉलिसी का एक लॉन्ग टर्म प्लान होना चाहिए कि दैट्स हाउ वी विल डू इट।
ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, इतने अरसे के बाद फ़लाँ चीज़ होगी, इतने अरसे में ये होगा। जी आपको बैन करके भी हफ्ते का टाइम दे देना चाहिए ताकि ये मिसयूज़ ना हो, क्योंकि अगर आप कहते हैं आज बैन है, पहला काम क्या होगा आपके ख्याल में? पहला काम ये होगा कि छापे डलेंगे उन लोगों की शॉप्स पे, उनकी चीज़ें उठा ली जाएंगी, उनसे कोई ना कोई ब्राइब ली जाएगी, रिश्वत लेंगे, रिश्वत लेके किसी की दुकान खुली छोड़ दी, किसी की बंद कर दी, किसी से सामान ले लिया। ये सब इलिसिट इलीगल एक्टिविटीज़ जो हैं वो इससे लूट चल मार से पड़ेंगी। शुरू हो जाएगी, लूट मार से शुरू हो लूट जाएगी। मार से वो एक अलग सा माफिया बन जाएगा। सो बहुत ज़्यादा चीज़ों में आज भी पाकिस्तान में ये ट्रेंड होता है कि वो अचानक से कोई डंडा मार सी पॉलिसी निकालते हैं। जी पॉलिसी के अंदर हमेशा सोच समझ के गहराई होनी चाहिए। और गहराई को डेप्थ होनी चाहिए, कोई उसका प्लान होना चाहिए, कोई उसके स्टेप्स प्रॉपर गाइड करने चाहिए, और ये देखना चाहिए कि इसमें किसी को भी किसी के साथ जाती ना हो तो बेहतर है। जो उनके बिजनेस ओनर्स थे, पहले आपने उनको बिजनेस खोलने दिया, आज अचानक आपने आज ही से बंद कर दिया। मैंने अभी आपको बताया को कि टाइम मिलना चाहिए मुल्कों में ये कहा जाता है कि अच्छा जी ये 1 मई से, ये फलां दिन से, तब तक ये कर लें, तब तक वो कर लें, सो दैट पीपल कैन कट देयर लॉसेस। जी 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 तो वो फैक्टर और वो मुझे लगता है अजीब थोड़ा। जनरली ये स्टेप अच्छा है, उसको इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए बिल्कुल। उसको इग्नोर नहीं करते, It's a लेकिन लोगों का वैसे रोजगार किसी वापस चीज़ को जिसके अंदर इतनी एडिक्टिव टेंडेंसी है, और ख़ास तौर से उसकी चूँकि रेगुलराइजेशन कोई नहीं हो रही थी कि 18 से छोटे को ना दिया जाए, वो 10 साल का बच्चा भी पी रहा था। जी 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 मेरे पास आते रहे ऐसे क्लाइंट जो हमने देखे हैं, तो वहाँ प्रॉब्लम तो था, और उस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन होने की ज़रूरत थी। तो ये सोल्यूशन होएगा नहीं इससे, वो आपने बताया ना, होम डिलीवरी शुरू हो जाएंगी। जी और ये कुछ साल पहले वो एक दूसरी चीज़ के बारे में भी ये स्टार्ट हुआ था कि जो ऑक्सीजन लाउंजेस, O2 लाउंजेस खुले थे शहर में, जिसमें ये ऑक्सीजन शॉट्स दिए जा रहे थे, जी पहले खुलने दिए, और एक के बाद एक के बाद एक शहर में आपको ऑक्सीजन लाउंज नज़र आए, फिर अचानक उसे बैन कर दिया, और फिर ऑक्सीजन टैंक्स की होम डिलीवरी शुरू हो गई, जी 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 और वो आज तक चल रही है। सो दैट्स एक हाउ। हिकमत अमली होनी चाहिए। खैर जिस हिकमत अमली के तहत हमने वो स्टार्ट किया था ग्रुप कैटेगरी डिस्कस करना, उसकी आखिरी कैटेगरी सामने अब बिल्कुल इनहेलेंट्स। इनहेलेंट्स में हमने ये बात की कि एक तो मैंने ऑक्सीजन के हवाले से बताया कि वो भी उसमें फॉल करेगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड जो लाफिंग गैस है वो उसमें आता है, जो ये पेंट वगैरह के फ्यूम्स हैं, एरोसोल फ्यूम्स हैं, हेयर स्प्रेज, परफ्यूम्स, डिओड्रेंट्स के अंदर पाई जाने वाली चीज़ें हैं, ग्लू के अंदर ये जो और समद पेट्रोल बॉन्ड के अंदर, समद बॉन्ड के अंदर, तो ये फिर लोग इनहेल ही करते हैं ना। सोल्यूशन जिसको कहते हैं, हर ड्रग का एक वो स्ट्रीट नेम भी कई होते हैं। ये तो एक वीडियो वायरल हुई थी हाँ जी, किसी एक बच्चे की। तो ये इनहेलेंट्स होते हैं, और ये भी दे आर वेरी एडिक्टिव, लेकिन ये कैटेगरी में कुछ नीचे, कुछ कम है इसका दुनिया में इस्तेमाल, और ऐसा कोई रेगुलर इस्तेमाल करते हुए इसका नहीं नज़र आते, बट उसका एक इफ़ेक्ट है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जिसको निगलेक्ट नहीं तो किया है जा सकता, ड्रग है वो। और ऑक्सीजन के ऊपर थोड़ा सा बात अगर मैं क्लियर कर दूं कि कोई प्रूवन बात नहीं है, ज़्यादातर मिथ ही है ये कि ऑक्सीजन से लोग हाई हो जाते हैं। वो हाई लाइक फीलिंग ज़रूर है, क्योंकि बॉडी में जब ऑक्सीजन का लेवल जो होना चाहिए जब उससे बढ़ जाता है, क्योंकि हमारा जो लंग्स हैं उनको जो बनाया गया है वो एक ख़ास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन से डील करने के लिए बनाया गया है, जो 20 से 22% के दरमियान है। इससे ज़्यादा अगर किसी को ऑक्सीजन दी जाएगी तो वो फिर मेडिसिनल यूज़ के लिए किसी हॉस्पिटल में दी जाए, देन इट वुड मेक सेंस। और कितनी लिमिटेशन में, क्या, क्यों, कैसे, या जैसे कोई ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं, डीप सी डाइवर्स होते हैं, स्कूबा डाइवर्स होते हैं, उनको जो ऑक्सीजन टैंक्स प्रोवाइड किए जाते हैं, लेकिन उसमें ये इसकी ओवरडोज के ख़तरात शामिल होते हैं। ऑक्सीजन, इसको हाइपोक्सिया कहेंगे, कि ऑक्सीजन का आपकी बॉडी में, आपके लंग्स में वो मिकदार बढ़ गई जी एंड ऑक्सीजन रिलेटेड टॉक्सिसिटी हो गई।
अच्छा, ये एक टेम्पररी सा लोगों को, बहुत ही टेम्पररी हाई लाइक फीलिंग देती है। नमनेस भी हो सकती है उसके अंदर, और बहुत ज़्यादा अलर्टनेस भी हो सकती है, और फौरी तौर पे लोगों को जो है वो कोई पेन रिलीफ भी उसमें से मिलेगा। द मोमेंट दे स्टॉप टेकिंग दोज ऑक्सीजन शॉट्स, तो ये विद इन अ फ्यू सेकेंड्स, समटाइम्स कपल ऑफ मिनट्स, ये ख़त्म भी हो जाएगा इसका इफेक्ट। लेकिन खैर से लोग इसको भी फिर अब्यूज़ करने लग गए। वो कैफेटेरियाज इनिशियली जो थे वो 2 से 3 मिनट के लिए लोगों को ये ऑक्सीजन शॉट्स देते थे, फिर केसेस ऐसे सामने आ गए कि लोग 1-1 घंटा ही करी जा रहे हैं। फिर सिलेंडर घर चले गए। फिर सिलेंडर घर चले गए, तो फिर सिलेंडर लगा हुआ है और टीवी लगा हुआ है और बैठे में, मतलब आई एम जस्ट टेलिंग यू रियल केसेस जहाँ पे ऐसा मैंने होते जी, देखा है। हमारे पास आते हैं केसेस। तो लोगों को जो है वो अपनी रियलिटी डिस्टॉर्ट करने का बेहद शौक है किसी न किसी तरह। क्योंकि होश में पैरेलल रहना को यूनिवर्स ही खास नजर आ जाए। पसंद नहीं है, एंड दैट्स हाउ पीपल कीप फाइंडिंग डिफरेंट वेज ऑफ गेटिंग हाई। और अभी हम शायद मुकम्मल तौर पे ड्रग्स इतनी हैं दुनिया में, और भी नोन अभी एंड हमने बस टच अननोन, किया है। नोन एंड अननोन। ये तो हमने नोन ड्रग्स की बात की ना, अभी ऐसी ड्रग्स के बारे में भी फिर अगली दफ़ा हम बात कर सकते हैं जो रीजन स्पेसिफिक फेमस ड्रग्स होती हैं। एशिया की और कुछ मुल्कों की ख़ास और होंगी, और यूरोपियन कुछ मुल्कों की और हैं, अफ्रीका की ओर अफ्रीका के और हैं। वो रीजन स्पेसिफिक कुछ लोग अपनी ज़रूरत के तहत बना लेते हैं। तो मेनली दे विल फॉल इन दीज कैटेगरीज, जी, बट द ड्रग्स विल लेकिन बी उनमें कुछ न्यू एंड डिफरेंट। हाँ, तो ये मेजर हमने कोई 7 कैटेगरीज डिस्कस कर ली। कितना इल्म था इस सारी गुफ्तगू में कि 7 कैटेगरीज, और फिर वो जो दरमियान में कैटेगरीज डिफरेंट भी आई थी, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, 4, 5। तो अब्दुर्रहमान सदाकत साहब का बहुत शुक्रिया, डॉक्टर समीर आपका बहुत शुक्रिया, नाज़रीन का बहुत शुक्रिया भी, जो हम बात कर रहे थे कि कितने शोज़ हमने किए ई सिगरेट के ऊपर, वेप के ऊपर, सिगरेट्स के ऊपर, और उसका हमें बेइंतहा फ़ीडबैक अभी भी आता है कि ये जो जिस दर्जे के ऊपर अवेयरनेस क्रिएट करने में विलिंग विद अपना किरदार अदा कर रहा है, बहुत कम जगहों पे वेप, ई सिगरेट इन चीज़ों के बारे में, इनके इस्तेमाल के बारे में कोई बात होती है। तो आप लोग शो को पसंद करते हैं, शोज़ को देखते हैं। आज का शो आपने देखा, कल का शो आप देखेंगे, कहाँ से देखेंगे? इस्लामाबाद से देखेंगे, कितने बजे, 7 बजे, कहाँ पे? यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे पेज है विलिंग वेज, जहाँ पे आकर आप ये शोज़ देख सकते हैं। मुझे यानी सलमान अहमद वान को, अब्दुर्रहमान सदाकत साहब को, डॉक्टर समीर भट्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हामी व नासिर।